शहर के बाहर बने फार्म हाउस में मौजूद था वो शानदार प्राइवेट जिम, जहाँ कामिनी मानव का हाथ पकड़कर उसे लेकर आई थी। कामिनी के साथ आना मानव की मजबूरी थी, क्योंकि जिस दौलत की मानव के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उसी दौलत के ढेर से कामिनी के घर की अलमारियां भरी हुई थी। कामिनी की हालत अभी भी वैसे ही थी। कपड़ों के नाम पर अभी भी उसके बदन पर कुछ नहीं था। अपने उस प्राइवेट जिम में कामिनी इस समय जिस जिम इक्विपमेंट पर एकदम सीधी लेटी हुई थी, उसे बेंच प्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी जिम में फिट अल्ट्रा स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम पर इस समय जो म्यूजिक बज रहा था, वो अभिभूत करने वाली आहों से भरा हुआ था। बेंच प्रेस पर सीधी लेटी होने के कारण उसकी छातियों के उभार ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो उसकी चलती सांसों के कारण धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे। और उसकी हालत बता रही थी कि वो जिम के स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम से बजने वाली म्यूजिक को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही है। कामिनी ने मस्ती में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बात मान गए स्वीटहार्ट। अब तुम देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाती हूँ। तुम जिम के माहिर ट्रेनर हो सकते हो मेरी जान, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सेक्स जिम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। Don't worry, I will teach you every lesson of sex gym. इतना कहकर कामिनी ने पास ही रखी एक जेल की ट्यूब उठाकर उसकी सारी जेल अपने सीने के बीचों बीच डाल ली और फिर मानव की तरफ हवस से देखने लगी। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर लेना हर जिम का रूल है। क्या एक अच्छा मसाज बॉडी को टॉप क्लास का वार्म अप नहीं करता? मानव ने कहा, बिल्कुल करता है। तो फिर शुरू हो जाओ ना। वैसे एक मिनट, अचानक लगा जैसे कि वो कुछ भूल रही हो। सॉरी, मैं तुम्हें सेक्स जिम के रूल्स बताना तो भूल गई। इस जिम का फर्स्ट एंड लास्ट रूल है कि कोई कपड़े नहीं पहने रह सकता, ना मुझ जैसी ट्रेनी और ना तुम जैसा ट्रेनर। मानव अपने कपड़े उतारने में कुछ हिचकिचाया तो कामिनी ने बड़े प्यार से एक एक करके उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर दिए। उसने एक नजर भर के मानव के बिना कपड़ों के शरीर को ठीक वैसे ही देखा, जैसे बिल्ली झपटने से पहले गोश्त के टुकड़े को देखती है। वेरी नाइस, अब तुम मसाज शुरू कर सकते हो। मानव ने मसाज शुरू कर दी और इसी के साथ कामिनी के मुंह से सिसकारी भरे शब्द निकलने लगे। नाइस, सुपर नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। थोड़ा ऊपर, पेट के ऊपर। मानव ने जल्दी से हाथ ऊपर नहीं उठाया तो कामिनी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। यहाँ मसाज चाहिए मुझे मानव, और वो भी तूफानी। मानव उसकी हर बात मान रहा था। उसके हाथ बिजली की तेजी से कामिनी के शरीर पर चल रहे थे। मशीन की तरह मानव कामिनी के शरीर के अंग अंग को तब तक सहलाता मसलता रहा जब तक वो खड़ी होकर मानव के नंगे बदन से लिपट न गई। वो अपनी भट्टी सा तपता चेहरा एकाएक मानव के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाने लगी। बस अब मेरे शरीर का आखिरी हिस्सा मसाज के लिए रह गया है, और वो खास मसाज खास तरीके से हो। उससे पहले मेरे होठों को मसाज की जरूरत है मानव, और मेरे होठों को मसाज सिर्फ तुम्हारे होठ दे सकते हैं। इतना कहकर कामिनी ने लपक कर मानव होठों से लगते होठ रख दिए। कामिनी के सुलगते होठ और गर्म सांसों की गर्मी को मानव ने भी महसूस किया। उसने कामिनी के शरीर को अपनी मजबूत भुजाओं में कसकर ऐसा भींचा कि कामिनी के हलक से कराह निकल पड़ी। लगता है मार ही डालने का इरादा है। ठीक है मानव, तुम मार ही डालो, लेकिन किसी को खड़े खड़े मारना अच्छी बात नहीं है। इतना कहते हुए कामिनी ने मानव को पीछे की तरफ हल्का सा धक्का दिया और मानव लड़खड़ाता हुआ ट्रेडमिल मशीन पर पीठ के बल जा गिरा। अब इससे पहले कि मानव संभल पाता, कामिनी झपट कर उसके शरीर के ऊपर सवार हो गई। उस वक्त कामिनी की हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन कामिनी की इच्छा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही मानव उसकी एक इच्छा पूरी करके हटता, वैसे ही कामिनी के शरीर में दूसरी इच्छा पूरी प्रबलता से जाग उठती। जैसे ही कामिनी का मन भर गया, उसने जिम से बाहर आकर एक क्लाइंट को फोन लगाया। मोनिका, एक नया बकरा मिला है, जिम ट्रेनर है और आधे घंटे से भी ऊपर टिकता है, वो भी बिना किसी गोली के। पूरा आजमा कर देख लिया है। अब तुम सबकी बारी है। लेकिन इसका दाम आम नहीं होगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये कहकर कामिनी हंसकर फोन काट देती है और जिम में मानव को बहुत गिल्ट महसूस होता है।
सुबह के 9 बज रहे थे जब मानव ने अपने घर में कदम रखा। उसे देखते ही बिस्तर पर पड़ी उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमर सीधी की और उसकी तरफ देखा। अब आ रहा है। रात भर कहाँ था? बहुत काम था क्या? नहीं माँ, वो तू बहुत मेहनत कर रहा है और मैं जानती हूँ कि ये सब हमारे लिए है। तेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी कैंसर की दवाइयाँ और शादी के लिए जवान बहन की जिम्मेदारी। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे तुम दोनों हो तभी तो मैं हूँ। तुम और छुटकी तो जिंदगी हो मेरी। रही बात मेहनत की तो वो तो हर कोई करता है, कोई ज्यादा कोई कम। वैसे शायद कड़ी मेहनत के दिन खत्म होने वाले हैं। अच्छा, मेरे भैया के हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया है क्या? ये कहने वाली मानव की छोटी बहन नेहा थी जो अभी अभी वहां आई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नेहा ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। तो बैंक लूटने का इरादा है क्या? ए छुटकी की बच्ची, आजकल तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी? रुक जा कुछ दिन, तेरी शादी करके तुझे ससुराल भिजवाता हूँ। वहाँ सास के सामने इतना बोलकर दिखाइयो। हाँ, बोलने में तो तुम भी कम नहीं हो भैया। एक बार भाभी घर में आ जाए, बोलती तो तुम्हारी भी बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बस करो तुम दोनों। और हाँ छुटकी, बड़ों से ज्यादा जुबान मत लड़ा और जाकर नाश्ता तैयार कर। मानव को अभी जिम की ड्यूटी पर भी जाना होगा। आज जिम नहीं जाना है माँ, आज आपको लेकर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए। मानव की माँ ने हैरानी से कहा। डॉक्टर के पास? लेकिन बेटा डॉक्टर ने तो कहा था कि 5 लाख रुपए हो तभी इलाज के लिए आना। उसका इंतजाम हो गया है माँ, एडवांस में देने के लिए 30,000 रुपए है मेरे पास। उन्हें डॉक्टर को देकर इलाज शुरू करवा लेंगे। 30,000? इतने रुपए तेरे पास आए कहाँ से? अब वो आप में सवाल पूछने की बहुत बुरी आदत है माँ, सवाल पर सवाल। अब ये बोलना भूल गए कि मेरा बेटा 24 घंटे के बाद मेहनत करके आ रहा है, थोड़ा आराम कर ले। अरे मैं तो वो बस कोई सवाल नहीं माँ, मैं अपने रूम में थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। आप तैयार हो जाइए, मैंने 1 बजे का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए मानव अपने रूम की तरफ बढ़ गया और ऐसा करके मानव ने अपनी माँ के उन ढेरों सवालों से खुद को बचा लिया जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। भला कैसे बताता वो कि जो 30,000 रुपए इस समय उसकी जेब में थे, उसके लिए उसे कामिनी के फार्म हाउस में क्या क्या करना पड़ा था। उसे बार बार वो सीन याद आ रहा था जब पूरी रात जिम में कामिनी की इच्छा पूरी करने के बाद मानव ने सुबह उठकर फर्श पर पड़े अपने कपड़े पहनने के लिए उठाए थे। लेकिन जैसे ही उसने कपड़े पहनने की कोशिश की, कामिनी झपट कर उसके सीने से लग गई और मानव उसे अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करने लगा। बहुत बहुत हो गया मानव, प्लीज अब और नहीं। कामिनी ने उसकी एक ना सुनी और मानव के आगे कुछ कहने से पहले ही वो एक झटके में नीचे बैठ गई। उसने दोनों हाथों से कसकर मानव की कमर को जकड़ लिया और खुद घुटने पर आ गई। और अपनी एक और इच्छा पूरी करने के बाद कामिनी ने नोटों से भरी अपनी अलमारी में से निकालकर 30,000 रुपए मानव के हाथ में रख दिए। ये सेक्स जिम के ट्रेनर की एक रात की फीस उससे कई गुना ज्यादा है जो तुम ऑर्डिनरी जिम में ट्रेनर की तनख्वाह के रूप में 1 महीने में पाते हो। इन 30,000 रुपयों को तो तुम बारिश की कुछ बूंदे समझ सकते हो जो आने वाले दिनों पर तुम पर होने वाली हैं। अगर नोटों की इस बारिश में भीगने की जरा सी भी चॉइस हो तो रात को ठीक 8 बजे मेरे डिफेंस कॉलोनी वाले बंगले पर पहुंच जाना। शाम को कामिनी से मिलने की जरूरत थी या ना थी ये तो मानव नहीं जानता था, लेकिन ये जरूर जानता था कि एक रात की जो 30,000 रुपए की फीस उसे मिली है उसकी उसे बहुत जरूरत थी। उन्हीं 30,000 रुपयों को लेकर मानव अपनी माँ के साथ 1 बजे शहर के सबसे बड़े कैंसर डॉक्टर के पास पहुंचा था। ठीक है, मैं इन 30,000 रुपए का एडवांस लेकर तुम्हारी माँ का इलाज शुरू कर देता हूँ, लेकिन यंग बॉय, इतने से पैसों से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी माँ के इलाज में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जी जी मुझे पता है डॉक्टर, और मैं उनका इंतजाम करने में लगा भी हूँ। आप इलाज शुरू कीजिए प्लीज, भगवान ने चाहा तो बाकी पैसों का इंतजाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जब मानव की माँ ने सुना तो उन्हें अपने मानव पर थोड़ा सा शक भी हुआ। वो जानती थी कि 5 लाख की रकम कोई मजाक नहीं है और मानव उसे जुटाने के लिए ऐसा क्या ही करने वाला था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज शुरू करवा कर मानव जब वापस अपने घर लौटा तो उसे अपने घर में अपनी बहन नेहा के साथ सलोनी बैठी दिखी। सलोनी उसके कॉलेज की दोस्त थी जिसे मानव अपने घर पर देखकर हैरान था। अरे सलोनी, तुम यहाँ कैसे? क्यों भाई, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन अचानक ऐसे। अचानक नहीं, जब से तुमने अपनी वकालत की पढ़ाई बीच में छोड़ी है तब से मैं तुमसे मिली नहीं। इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया,
अच्छा ये बताओ, छुटकी ने तुम्हें चाय कॉफी पिलाई या नहीं? बिल्कुल, मैं तो बस अब जाने को तैयार थी। सोचा तुम आ जाओ तो तुमसे मिलकर ही चलती। अच्छा किया। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं मम्मी को दवाई वगैरह समझाकर तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। कुछ देर बाद मानव सलोनी को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक आ गया। तुम जानते हो मानव, मैं तुम्हारे घर पर क्यों गई? तुम्हें देखने के लिए। बहुत दिनों से तुम मुझे नजर नहीं आए थे। तुम समझ रहे हो ना मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ मानव। मैं जानता हूँ सलोनी, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि दुनिया प्यार से नहीं चलती। मेरे पास समस्याओं का अंबार है, मैं उन्हें पार करके प्यार नहीं कर सकता। मुझे सब पता है मानव। मेरी वकालत पूरी होने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब टाइम आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब प्यार के लिए भी टाइम निकाल लिया जाएगा। अभी तो तुम्हारी बस आ रही है, तुम जाओ, मुझे भी कहीं जाना है। सलोनी को बस में चढ़ाकर मानव वापस लौट पड़ा। उसके कदमों की तेजी बता रही थी कि उसे कहीं जाने की जल्दी थी। इंतजार रात के 8 बजने का था। 8 बजने में ठीक 5 मिनट बाकी थे जब मानव कामिनी के डिफेंस कॉलोनी वाले बंगले पर पहुंचा। वो इस बंगले पर पहले भी आ चुका था। वो जानता था कि उसका ड्राइंग रूम किधर है, इसलिए वो सीधा वहीं बढ़ गया। ड्राइंग रूम में उसे कामिनी के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा दिखाई दिया। कामिनी उस इंस्पेक्टर को 2000 की एक गड्डी हाथ में थमा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, सरोज की बाबत आप जो कहानी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, अगर उसे नोटों की गड्डियों की जुबानी सुनेंगे तो चलेगा, नहीं तो मैं इन गड्डियों को वापस अलमारी में रख दूं। इंस्पेक्टर उन नोटों की गड्डियों पर ऐसे झपटा जैसे अगर एक पल की भी और देरी हो जाती तो वो गायब हो जाती। इंस्पेक्टर ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम? भला इन नोटों की भाषा कोई अक्ल का अंधा बहरा ही नहीं समझेगा, और मैं तो ऐसा हूँ नहीं। आई लाइक इट। वैसे बताइए आप सरोज के बारे में क्या सुनना चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने तुरंत नोटों की गड्डियों को अपनी जेब के हवाले कर दिया। लो जी, अब क्या सुनना है मैडम? आपने बता तो दिया कि परसों आप पार्टी में सरोज के साथ जरूर थी, लेकिन पार्टी के बाद आप अपने घर आ गई और सरोज कहाँ चली गई आपको नहीं मालूम। वेरी नाइस, आई एम सो टोटली इम्प्रेस्ड। अचानक इंस्पेक्टर उठा और बाहर की तरफ चल दिया। वो मैंने आपका टाइम खराब किया, उसके लिए सॉरी मैडम। मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे थाने में बैठकर आपके बयान भी लिखने हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर तेजी से बाहर निकल गया। यही वो समय था जब कामिनी की नजर मानव पर पड़ी। अरे मानव, तुम कब आए? अब बिल्कुल अभी अभी, जब तुम इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। यानी मेरे और इंस्पेक्टर के बीच होने वाली बातें तुमने सुनी? हाँ, थोड़ी बहुत। वो किसी सरोज की बात कर रहा था और कह रहा था कि परसों तुम किसी पार्टी से सीधा घर आ गई थी, जबकि परसों मैं तुम्हें घायल अवस्था में उठाकर तुम्हारे घर तक ले आया था। क्या मामला क्या है? कामिनी ने नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें 8 बजे बुलाया था ना? हाँ, मैं 5 मिनट पहले ही आ गया। अचानक कामिनी की आवाज बेहद कठोर और सर्द हो गई। मुझे 2 लोग कतई पसंद नहीं। एक तो वो जो टाइम से पहले आ जाते हैं, और दूसरे वो जो मेरी पर्सनल लाइफ के मामलों को जानने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। ठीक है, ठीक करोगे। अच्छा बैठो और बताओ क्या लोगे? बियर, शैंपेन या कुछ और? नो थैंक्स, मुझे इनकी आदत नहीं है। आदत नहीं है तो डाल लो, क्योंकि इन चीजों की आदत जिंदगी के मजे को और दुगना कर देती है। हाँ, हो सकता है। वैसे मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना है? तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है, ऐसी पार्टी में जिसका नजारा जन्नत से कम नहीं होता। क्या ऐसी हालत में मैं पार्टी में जा सकता हूँ? नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तुम यहाँ से ऐसे तैयार होकर चलोगे कि तुम हर पार्टी में एकदम फिट बैठो। आओ मेरे साथ। कामिनी मानव को लेकर बंगले के एक दूसरे रूम में आ गई, जिसमें एक बहुत बड़ा वार्डरोब था। उसने वार्डरोब का स्लाइडिंग डोर एक तरफ सरकाया तो उसमें कई सारे ढेरों कीमती सूट नजर आने लगे। इनमें से जो सूट तुम्हें आए उसे पहन लो। मानव ने हैरानी से कहा, ये तो बहुत कीमती सूट है। कामिनी ने तिरस्कार से कहा, हाँ, लेकिन इन सूट्स को पहनने वाला बेवकूफ 2 टके का कुर्ता पैजामा पहनकर भारत को जोड़ने निकला हुआ है। अब मतलब ये कि तुमने कल्लू यादव का नाम सुना है? कल्लू यादव? ओ, कहीं तुम उस कल्लू यादव की बात तो नहीं करी जो भारत जोड़ो पार्टी के बड़े नेता हैं?
एग्जैक्टली। मैं उसी कल्लू यादव की बात कर रही हूँ और तुम उसी कल्लू यादव के बंगले में, उसके वार्डरोब में और उसकी बीवी के सामने खड़े हो। मानव बेहद हैरानी से बोला, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो, कि मैं कल्लू यादव की बीवी हूँ। वो बीवी जिसके पास कल्लू यादव का उल्टा सीधा कमाया हुआ ढेरों पैसा और बंगले हैं, कारें हैं, नौकर चाकर हैं, दुनिया के सब ऐशो आराम है। अगर कल्लू यादव की बीवी के पास कुछ नहीं है तो वो है कल्लू यादव। वो कल्लू यादव जिससे अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री बनने की सनक सवार है, जो दुनिया के दुख दर्द को समझने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये समझने के लिए कतई तैयार नहीं है कि उसके घर में उसकी बीवी उसके लिए तरस रही है। भावनाओं में बहती जा रही कामिनी ने अचानक से खुद को संभाला और आगे बोली, लीव इट, इट्स माय पर्सनल मैटर। तुम इनमें से अपनी साइज और पसंद का सूट पहनकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों शानदार ढंग से तैयार होकर पार्टी स्थल की तरफ रवाना हो गए। इस समय दोनों कामिनी की उस 2 सीटर फरारी में मौजूद थे जिसे कामिनी खुद ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करते हुए उसने बार बार मुड़कर साथ ही बैठे मानव की तरफ देखा, क्योंकि कार उस समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। शानदार सूट को पहनकर तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी प्रिंस की तरह। ये सब तुम्हारी देन है, नहीं तो ऐसे कीमती सूट को खरीद पाना मेरे लिए तो बहुत ही दूर की बात है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो अभी शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे मैं जो काम तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, क्या मुझे उसका इनाम नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, काम तो तुम इनाम वाला ही कर रही हो। अचानक कामिनी ने एक झटके से कार को साइड में रोक दिया। कि क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? मुझे इनाम चाहिए, कहते हुए कामिनी ने एक बटन दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी सीट पीछे की तरफ बेंड होती चली गई। अब कामिनी सीट पर पूरी तरह लेटी हुई थी और उसकी आंखें ऐसे बंद थी जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो। कुछ ही पलों बाद वो पूरे मस्ती वाले अंदाज में मानव से बोली, कम ऑन मानव, मैं समझा नहीं किस इनाम की बात कर रही हो तुम। अब शायद समझ जाओ। ये कहकर कामिनी ने अपनी ड्रेस सामने की तरफ ली और चेन को एक झटके से नीचे तक खोल दिया। खोलने के बाद ड्रेस 2 हिस्सों में बट गई और कामिनी का गोरा और मखमली बदन साफ नजर आने लगा। हाँ, मैं समझा तुम किस इनाम की बात कर रही हो, लेकिन इस तरह खुलेआम रोड पर कार में आने जाने वाले लोग देखेंगे नहीं? जब तुम और मैं राजी हैं तो क्या करेंगे देखने वाले लोग, बाजी। और रही बात कार की, तो कुछ लोग कार में सवार होते हैं और तुम अब मुझ पर सवार हो जाओ। मदहोश सी होती जा रही कामिनी की हालत बता रही थी कि जो उसने सोच लिया था उसे किए बिना वो नहीं मानने वाली थी, और ये बात मानव अच्छे तरीके से समझ गया। इसलिए उसने वही किया जो कामिनी एक्सपेक्ट कर रही थी।